नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से एक हमारा एक बहुत ही समाज सेवी एक प्रोग्राम हमने एक प्लान किया है और उसकी एक बहुत एक बेसिक सोच है, वो मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है आरडीएस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यानी कि राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी जो है, जो कि डॉक्टर्स की सोसाइटी है, पूरे राजस्थान में ये एक्टिव है और हम हमारे साथ में मनोचिकित्सक जुड़े हुए हैं। राजस्थान के समस्त मनोचिकित्सकों का हम स्वागत करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मनोचिकित्सक हमारे साथ में जो दिल्ली के हैं, कुछ जो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी से भी बिलॉन्ग करते हैं, साउथ इंडिया से हैं और कुछ जो मनोचिकित्सक चंडीगढ़ से हैं, तो सब मनोचिकित्सक हमारे साथ में जुड़े हैं। दोस्तों, हम दरअसल पिछले 2 साल से नशा मुक्ति को लेकर अपना काम कर रहे थे और ये काम बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। लेकिन जो फैमिली वेलफेयर का जो हमने बात की, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या करना चाहते हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये मैं क्यों चाहता हूँ, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिले। आप सब इस हमारे इस वीडियो शो को अगर देख रहे हो, आप हो सकता है आम पब्लिक हो सकता है आप डॉक्टर्स हो सकता है आप साइकियाट्रिस्ट हो। तो आप सब हमारी हेल्प कर सकते हो, हमारी मदद कर सकते हो। क्या हम सही रास्ते पर हैं? अगर सही रास्ते पर हो, तो आप हमें इसका फीडबैक दे सकते हो। अगर हमारे रास्ते को और अच्छा करना है, आपको लगता है कि अगर थोड़ा-सा घुमाव और हो जाए, तो ये और सही रास्ता हो सकता है, तो ये भी आपको हमें बताना है। लेकिन दरअसल इसकी जो शुरुआत है, एक ऐसी घटना के साथ में हुई, जिस घटना ने हम सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, आज से लगभग 1 महीने पहले की घटना है कि हमारे एक साथी हैं और वो जो साथी थे वो हमारे साथ में वैसे भी जुड़े हुए थे, वो मनोचिकित्सक साथी थे और जब हमने राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी बनाई, उस वक़्त भी उन साथी का एक बहुत ही एक अहम योगदान रहा। लेकिन कुछ टाइम से उन साथी से हमारा जो वार्तालाप है, हमारी जो चर्चाएँ नहीं हो पा रही। 2-4 बारी हमने फ़ोन करने की कोशिश किया और उनकी जगह पे भी हमारे जो साथी जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आजकल वो किसी से मिलते नहीं हैं। तो थोड़ा डाउट तो हमें था, लेकिन एक ऐसी बड़ी घटना घट जाएगी, तो वो हमने सोचा नहीं था। उन साथी का नाम है डॉक्टर सुमित मित्तल जी। और वो कुछ टाइम से परेशान थे कि उनका जो पारिवारिक जो एक तालमेल है, वो सही नहीं चल रहा था। और परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उतार-चढ़ाव में आई, तो उसके बाद में वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही थी और एक साइकियाट्रिस्ट के द्वारा वो साइकियाट्रिस्ट जो बाकी सबको खुशियाँ बाँटता है, बाकी सबके परिवार की जो खुशियों की देखभाल करता है, वो अपने परिवार को नहीं सँभाल सका। और इसके अंदर कहीं न कहीं हमें भी एक बहुत ही बड़ा जो दुःख इस बात का भी हुआ कि हम उसके आस-पास थे, हमारे से वो कॉन्टैक्ट में भी थे। लेकिन वो जो एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर लो या हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए। ये एक जो भाव है, ये एक जो गिल्ट जो भाव है, वो हमारे अंदर भी रहा। तो इस गिल्ट से के साथ में हम लगभग 1 डेढ़ महीना जिए हैं। उनको हमने बहुत बार याद किया है, बहुत सारी हमारी छोटी-छोटी जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें उनकी चर्चाएँ हुई है, बहुत सारी चर्चाएँ हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स को हमने खंगाला है और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे जो भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि इस पूरे संघर्ष के दौरान वो इतने परेशान हो गए कि वो उन्होंने ये उचित समझा कि मैं इस पूरे संसार के अंदर जब इतना दर्द है, इतना दुःख है कि उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ में वो नहीं मिल पा रहे थे और उनकी जो फ़ैमिली है, वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा उलझ गई थी। उन्होंने कहा कि इसको सुलझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, हो सकता है मेरा जाने से ये जो पूरा जो मैटर है, वो शांत हो जाए। कुछ इस प्रकार के जो विचार हैं, उनसे निकले हैं, जो भी उनके आस-पास में हमने जो भी पता किया उसके हिसाब से और वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये घटना बहुत ही हिला देने वाली घटना रही
क्योंकि मनोचिकित्सक जिसको पता है कि सुसाइड जो है, वो तब होता है जब बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारा जो डिप्रेशन होने के बाद में माइंड का सोचने का जो तरीका है, विचारों के चलने का जो तरीका है, वो बदल जाता है और वो तरीका इस प्रकार से हो जाता है कि वो आत्महत्या पे बात करने लग जाता है, आत्महत्या के विचार वो पैदा करने लग जाता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में आज के समय में बहुत सारे युवा हैं। जब मैं युवा बोलता हूँ तो इसके अंदर लड़के भी आते हैं और लड़कियाँ भी आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि इस परिस्थिति के अंदर उलझे हैं, जिनकी शादी होगी और वो शादी टिक नहीं रही, शादी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है खींचतान हो रही है और चीज़ें जो है वो उलझ रही है। दोस्तों, इसके साथ में एक और जो केस है, उसमें इन दिनों एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जिसके अंदर शादी हो गई और शादी के बाद में पति और पत्नी के बीच में एक जो वो आ जाता है। वो जो है, वो एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है और इस वो के चक्कर में, वो जो है वो पूरे परिवार को खराब करता है और इतना ही नहीं, ऐसे-ऐसे अपराध हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे जुर्म हो रहे हैं, जो जुर्म नॉर्मली एक परिवारों के बीच में नहीं हो सकते हैं। एक परिवार एक विश्वास का प्रतीक होता है कि कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ तो हम जो है अपने आप को सँभाल लेंगे। तो ऐसा जो परिवार जो बहुत अच्छे से अपने आप को संजो के जिसको रखना चाहिए, वो बिखर रहा है। कुछ ऐसी सिद्धांतों की वजह से, कुछ ऐसे विचारों की वजह से, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की वजह से, जो पर्सनैलिटीज़ ये समझ नहीं पा रही है कि हम जो मज़ाक भी करते हैं, हम एक-दूसरे से जब एक तालमेल रखते हैं, जब मज़ाक कर रहे हैं, वो मज़ाक एक दिन इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी कि किसी को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। किसी का जो परिवार है वो बिखर जाएगा। जब एक परिवार बिखरता है तो उसके साथ कई और परिवार जुड़े हुए होते हैं। सब परिवारों को एक आघात पहुँचता है और हमारी जो एक संस्कृति है उसको आघात पहुँचता है। एक पारिवारिक जो एक सिस्टम है उसको आघात पहुँचता है। इस पारिवारिक सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे रहे होंगे और आज भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तभी एक सारे जो समाज के अंदर लगभग 99% लोग जो है इन फ़ायदों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उनका जीवन इन सब चीज़ों से सुधरता होगा, सुगमता में उनका जीवन आता होगा, तभी ये जो सिस्टम है हमारे समाज में रहा होगा। दोस्तों, इसके साथ में एक और भयंकर जो एक समस्याएँ हमारे समाज के अंदर पैदा हो रही है, जिसके अंदर जो साइबर की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो इंटरनेट का जो युग आया है, जो आईटी का जो युग आया है, जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें सोशल मीडिया आ गया है। मैं इसको साइबर का जो अगर युग बोलूँ, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से एक घर के अंदर जो युवा जो लड़के-लड़कियाँ हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है और उनके माइंड में जो चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है? कौन उनके माइंड को प्रभावित कर रहा है? ये उनके माता-पिता को भी नहीं पता हो रहा। माता-पिता भी इस बात से अनजान हैं, वो अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता हो रहा कि लड़कियों के माइंड में क्या चल रहा है, लड़कियों के माइंड में क्या चल रहा है और वो किन-किन लोगों के संपर्क में हैं। इनकी वजह से उनका करियर खत्म होने के पूरे चांस रहते हैं। उनकी वजह से किसी अपराध की दुनिया में जाने के चांस रहते हैं। इसकी वजह से नशे के अंदर जाने के पूरे चांस रहते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी जो पर्सनैलिटी जिस वक़्त वो पर्सनैलिटी पैदा हो रही होती है, जिस वक़्त उनकी जो पर्सनैलिटी बन रही होती है, दोस्तों इस पर्सनैलिटी पर जो प्रभाव है, इस साइबर का, इस सोशल मीडिया का और इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पड़ रहा है। और एक पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट कितना होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इंसान जो है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक उसके जो अ, एक इंसान कैसा वो इंसान जब किसी दूसरे के साथ में जब मिलता है, बात करता है, तो दूसरे को खुशी होगी या उसको थोड़ा अजीब-सा लगेगा या उसको दुःख होगा। ये बात उस इंसान की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है। तो एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो रही है, दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के लोग मैं इनको बोल सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं, वो लोग वहाँ पर एक संघर्ष करते हैं। उनको एक ऐसा रास्ता मिलता है जो रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन भी है
और इसके साथ में समाज की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक बहुत ही गलत रास्ता है। दोस्तों उस रास्ते पर जब वो लोग चलते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो उस रास्ते के हिसाब से ढलते हैं, वो एक अलग माइंडसेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों वो अपना माइंडसेट शेयर करते हैं और ये माइंडसेट हमारे युवाओं के पास में पहुँचता है कि ये जो सामाजिक जो ढाँचा और ये जो सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, इनको तोड़ दीजिए। ये एक संदेश उनको मिलता है और ये कहीं न कहीं एक रूट कॉज़ होता है, बिल्कुल एक गहरा एक कारण होता है कि युवाओं की ऐसी पर्सनैलिटी बन रही है, जिस पर्सनैलिटी के अंतर्गत उन युवाओं को शादी करनी ही नहीं चाहिए। यानी कि वो जो युवा है, मैं अगर युवा बोल रहा हूँ तो ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। ये युवा किसी दूसरे इंसान के साथ में कुछ लंबे वक़्त तक यानी कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक साथ में रह ही नहीं सकते। वो एडजस्टमेंट या फिर उनके अंदर की भी मैं इन इन बातों के लिए उस पे डिपेंड हूँ और वो इन बातों के लिए मेरे पे डिपेंड है। ये जो चीज़ें हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं हो सकती है। उनका माइंडसेट ये भी इन चीज़ों के लिए नहीं है। उनका माइंडसेट के अंदर ये चीज़ें डेवलप ही नहीं हो रही। दोस्तों डिपेंड की मैंने बात की, बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़े करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रकृति ने अपने को जो बनाया है, पुरुष को जो बनाया है और जो महिला को बनाया है, दोनों में अंतर है कुछ। महिला को इस रूप में बनाया है, उनके अंदर हॉर्मोन्स इस प्रकार से होते हैं कि वो बच्चे के साथ में ज़्यादा मेल खाते हैं। उनके अंदर प्यार की जो भावना है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर सॉफ्टनेस की भावना बहुत ज़्यादा होती है और इतना ही नहीं, वो बच्चे को सँभालने में ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा वो है। तो जो इमोशंस का जो पार्ट है, वो उनके अंदर ज़्यादा है। दोस्तों वहीं पर ही जो पुरुष को जो बनाया है, पुरुष के अंदर जो थॉट्स का जो पार्ट है, जो वैचारिक जो पार्ट है, जो डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है, वो ज़्यादा है। उनके अंदर ऐसे हॉर्मोन्स बनाए हैं जिससे परिवार के अंदर जो कोई संकट आए, तो वो संकट के लिए परिवार के गेट के सामने खड़े रह सकते हैं, कि मैं उस संकट को उस गेट से मेरा जो परिवार है, जहाँ जिस घर में हम रहते हैं, उस घर के गेट के बाहर ही उस संकट को मैं रखूँगा, मैं अंदर नहीं प्रवेश करने दूँगा। दोस्तों, ये जो शक्ति है, ये पुरुष को ज़्यादा दी है। महिलाओं के अंदर भी ये शक्ति है, मैं ये नहीं कह रहा महिलाओं में शक्ति नहीं है, ये शक्ति है, लेकिन वो शक्ति उनके अंदर कम है और पुरुष में ये शक्ति ज़्यादा है। दोस्तों, अगर हम प्यार की बात करें, अगर हम इमोशंस की बात करें, अगर हम खुशी की बात करें, तो खुशी पैदा करने की जो शक्ति है, इमोशंस की शक्ति, ये महिलाओं में ज़्यादा है। हमें इन दोनों रूपों को इसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और इसी रूप में जब ये एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं, ये डिपेंडेंट जो मैंने बोला, तो आप अगर डिपेंडेंट बनोगे तभी आप एक-दूसरे के पूरक बनोगे और तभी आप एक और एक मिलकर 11 बनोगे। दोस्तों इन सब चीज़ों को कैसे समाधान किया जाए, कैसे इनको सुधारा जाए, इसके लिए एक बहुत ही एक शानदार एक जो प्रोग्राम है वो हम एक चलाने वाले हैं जो कि फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम रहेगा। जिसके लिए मेरा ये एक जो संस्थान है वहाँ पर मैं करीबन शाम के 7:30 बजे एक वक़्त देने का विचार कर रहा हूँ कि 7:30 बजे से लेकर और 8-10 तक यानी कि 40 मिनट का ये वक़्त रहेगा। आप सभी के लोगों के साथ में हम एक ज़ूम का एक लिंक शेयर करेंगे, जिस लिंक के माध्यम से आप भी उसके अंदर जुड़ सकते हैं। प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी होगी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना इनपुट देना चाहते हैं, वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ में हम कुछ और प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम एक फैमिली वेलफेयर की विंग बना रहे हैं, जिसके अंदर एक काउंसलर्स की पूरी एक लिस्ट रहेगी, काउंसलर्स के पूरे एक पोर्टफोलियो रहेंगे। इसके साथ में साइकियाट्रिस्ट के वहाँ पर पूरी एक लिस्ट रहेगी और ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी वेबसाइट पर बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगी और राजस्थान में पूरे राजस्थान में किसी को भी अपने परिवार को सुधारना है, इंक्लूडिंग जो हम पहले जो काम कर रहे थे, यानी कि डी एडिक्शन से जुड़ा हुआ, नशा मुक्ति से जुड़ा हुआ, क्योंकि नशा मुक्ति की का अगर हम काम कर रहे हैं, ये भी हम हमारे परिवार को खुशहाली देने का एक ज़रिया है। परिवार को खुशहाल करने के लिए ही ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है, वो हमने की है। तो हम इस मुहिम को थोड़ा-सा बड़ा किया है और ये फैमिली वेलफेयर का जो प्रोग्राम है, वो हम आज से इस पे हम काम जो है और अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ में हम एक सीएसएफ विंग बना रहे हैं। सीएसएफ का पूरा नाम क्या रहेगा? पूरा नाम रहेगा साइबर सिक्योरिटी फोर्स, आरडीएस की साइबर सिक्योरिटी फोर्स।
इसके माध्यम से हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, जिसके अंदर हमारी एक अ, इच्छा है, एक उम्मीद भी है कि इसके अंदर लड़कियाँ यानी कि फीमेल जो है, वो 80% रहे और 20% क्या इसके अंदर मेल जो कैंडिडेट हैं, उनका हम रिक्रूटमेंट करें और वो साइबर सिक्योरिटी का काम करें। वो देखें अगर किसी को डाउट हो रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे चेक करवाना है, तो उनके पास में जाएँ। उनको बहुत सारी जो ट्रिक्स है वो पता होगी, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होगी। वो वेबसाइट मैनेजमेंट में बहुत ही एक्सपर्ट होंगे, वो साइबर की बहुत सारी नॉलेज रखेंगे और उनको कुछ पता करवाना हो कि गड़बड़ चल रही है, किस लेवल पर गड़बड़ है, इसके पीछे के क्या-क्या सबूत हमें मिल सकते हैं। तो ऐसा जो काम है वो भी इस विंग के माध्यम से हो और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो गलत कर रहा है, उस वो गलत जो कर रहा है, उसकी जड़ तक पहुँचना, उसके सबूत इकट्ठे करना और सबूत इकट्ठे करने के बाद में उस तक अगर कोई पहुँचाना चाहे, कोई इंसान कह रहा है कि मेरा परिवार जो है इससे प्रभावित है, ये दूर बैठा इंसान मेरे परिवार को प्रभावित कर रहा है, तो उस इंसान तक पहुँचने का जो ज़िम्मेदारी है सीएसएफ विंग की होगी, जिसमें लड़के भी होंगे, लड़कियाँ होगी, 20% लड़के होंगे, जो कि ग्राउंड पर वर्क करेंगे, तो उस तक पहुँचने की, उसको आगाह करने की, उसको सख्त करने की, उसको कहे कि आगे से अगर आपकी कोई इस प्रकार की मिस्टेक होती है, तो आपके ऊपर और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभी उसने जो भी गलती की है, उसके हिसाब से भी उसके ऊपर जो भी उसको कोई भी जो पनिशमेंट जो एक्ट बनता है, भले उससे कोई माफ़ीनामा ले रहे हैं या भले उसको उसकी जो रिपोर्ट है हम कोई पुलिस के अंदर, साइबर के अंदर हम वो दे रहे हैं या फिर जो हमारा जो क्लाइंट होगा, वो जो कुछ चाहता है कि ये चीज़ इस प्रकार से होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आगे रहें। तो ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं, शाम का 30 से 40 मिनट की ये चर्चा रहेगी जिसमें मेरा जो इनपुट है लगभग 20-25 मिनट का इनपुट रहेगा। उसके बाद में हमारे कुछ गेस्ट रहेंगे और वो भी इसके अंदर इनपुट देंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आपके साथ में चर्चा करने की कोशिश की कि एक ऐसा मिशन जो कि पतियों के लिए है। ऐसा मिशन जो अ, ऐसी पत्नियों के लिए है जो पत्नियाँ बहुत ही अच्छे से अपने पति पत्नी होने का जो धर्म निभा रही है, अपने परिवार को अच्छा चला रही है। लेकिन वो भी उनके ऊपर भी अभी ये जो समाज जो है, वो उनके ऊपर भी शक कर रहा है, उनके ऊपर भी डाउट कर रहा है। वो जो पत्नियाँ बहुत ही अच्छे से अपने धर्म को निभा रही है, लेकिन जब ऐसी घटनाएँ हो जाती है, तो उनको भी एक अंदर से महसूस होता है कि इन घटनाओं को रोक क्यों नहीं रहा समाज। तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे और ये भी उम्मीद है कि इसके लिए लगभग 10 एक मीटिंग हमारी रहेगी, अलग-अलग प्रकार के जो ग्रुप रहते हैं उन सभी के साथ में, जिसमें जैसे जो टीचर्स जो लोग हैं उनको बुलाएँगे, जो व्यापारी लोग हैं उनको बुलाएँगे, जो काउंसलर्स लोग हैं उनका इनपुट लेंगे, साइकियाट्रिस्ट लोग का इनपुट लेंगे, डॉक्टर्स को हम बुलाएँगे और उसके बाद में एक जो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो हम राजस्थान सरकार के जो सामाजिक न्याय के जो मंत्री जी हैं, हम उन मंत्री जी को भी एक जो पत्र है वो आरडीएस की तरफ से जाएगा, उनको हम भेजेंगे। तो कुछ ये एक हमारा प्रोग्राम था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक लगा होगा। इसमें जो भी इनपुट देने हैं आप मुझे दे सकते हो, जो भी आपकी जो क्वेरीज़ जो रहेगी वो भी इसमें अंदर रहेगी और उम्मीद करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी। अंतिम में कुछ लाइनें उन सब योद्धाओं के लिए, उन सब लड़कों के लिए और उन सब लड़कियों के लिए भी, उन सब महिलाओं के लिए जो पारिवारिक मैटर में आने के बाद में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपसेट समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं कोई कमी मेरे में है और मैं इन चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। और हम वापस ये जो दुनिया जो है, खूबसूरत दुनिया जो मैं चाहता था, जिसका मैंने सपना लिया, वो कैसे होगी? तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो सकता है, सुधारा जा सकता है और कुछ लाइन है कि ओ शेरा उठ जरा, तू फिर ओही जलवा दिखा अपना। बड़ी बेताब है ये दुनिया तेरी परवाज़ देखण नूं, कलेजे तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं। तो दोस्तों आपके सिर पे फिर से जो एक ताज है, पारिवारिक खुशहाली का जो ताज है, वो आपके सिर पे फिर से बहुत अच्छे से सुसज्जित होगा।
इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपनी बातों को मुझे आप कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।